अब से ठीक 20 घंटे बाद रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में होंगे। उनका 30 घंटे का यह दौरा बेहद खास होने वाला है। अमेरिका और यूरोपीय देशों की तमाम धमकियों को दरकिनार करते हुए पुतिन हिंदुस्तान के मेहमान बनने वाले हैं और भारत पहुंचने से पहले ही उन्होंने अपना एजेंडा दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आयात, व्यापार और दोनों देशों के आर्थिक सहयोग पर विस्तार से चर्चा होगी। यूक्रेन युद्ध के बाद यह पहली बार है जब पुतिन भारत में होंगे और इस दौरान भारत और रशिया के बीच 23वां शिखर सम्मेलन होगा। इससे ठीक पहले पुतिन ने भारत और चीन को अपना सबसे बड़ा साझेदार बताया और साथ ही यूरोप को बेहद कड़े शब्दों में अपना संदेश स्पष्ट कर दिया और कहा कि अगर यूरोप युद्ध लड़ना चाहता है तो वो तैयार है। उन्होंने कहा कि यूरोप का शांति का कोई इरादा नहीं है बल्कि वो युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की ये मुलाकात इस साल की सबसे बड़ी मुलाकात होने वाली है। इस साल पुतिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल चुके हैं और अब साल के अंत में वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आ रहे हैं। ये मुलाकात तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब अमेरिका और यूरोप के देश पुतिन की इस यात्रा से चिढ़े हुए हैं। साथ ही भारत पर दबाव बनाने की हर तरह से कोशिशें हुई, लेकिन भारत ने पुतिन को भारत बुलाकर पश्चिमी देशों के दबाव और धमकियों का जवाब देते हुए एक कड़ा संदेश दे दिया है कि भारत अपने फैसले अपनी मर्जी से लेगा। वो न पहले झुका है और न अब झुकेगा। भारत के करीब 30 घंटे के दौरे में पुतिन गुरुवार शाम में दिल्ली पहुंचेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी उनकी मेजबानी करेंगे। भारत आने के बाद उनका प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्राइवेट डिनर का कार्यक्रम है और अगली सुबह उनका राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होगा। वो राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी देंगे और दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता होगी जिसमें भारत और रूस के बीच कई अहम समझौते हो सकते हैं। इस शिखर सम्मेलन में S-400 के अलावा छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर की डील पर मुहर लग सकती है जिससे भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। आज आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका के दबाव और तमाम कोशिशों के बाद भी भारत ने रशिया से कच्चे तेल की खरीद जारी रखी है। यहां तक कि नवंबर के आखिरी 15 दिनों में रशिया से कच्चे तेल की खरीद में इजाफा हुआ है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत दौरे से पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपना एजेंडा पूरी तरह से साफ कर दिया है। उन्होंने भारत और चीन को रशिया का सबसे बड़ा साझेदार बताया है, जबकि अमेरिका और यूरोप के लिए यह कहा है कि वो युद्ध को भड़काना चाहते हैं और अगर यूरोप युद्ध लड़ना चाहता है तो रशिया भी इसके लिए तैयार है। राष्ट्रपति पुतिन के इस बयान के बाद दुनिया में फिर से ट्रोइका की चर्चा शुरू हो गई है। रशिया में ट्रोइका का मतलब ऐसे 3 घोड़ों से होता है जो रफ्तार, ताकत और संतुलन का प्रतीक माने जाते हैं और राष्ट्रपति पुतिन इस ट्रोइका में रशिया, भारत और चीन को एक साथ रखना चाहते हैं। इनमें भी रशिया और भारत की दोस्ती 7 दशक से ज्यादा पुरानी है और इस दोस्ती ने एक साथ कई तूफानों का सामना किया है और आज भी ये दोस्ती उसी मजबूती के साथ बरकरार है। बड़ी बात यह है कि भारत की रशिया के साथ दोस्ती किसी देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने भारत आने से पहले अपना एजेंडा साफ कर दिया है और वो इस बार खुलकर यूरोप को निशाने पर ले रहे हैं और उनके भारत दौरे से पहले यूरोप और रशिया के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। इसका एक मतलब ये भी है कि राष्ट्रपति पुतिन का भारत आना यूरोप के देशों को परेशान कर सकता है और अब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात से वैश्विक राजनीति का माहौल काफी गर्माने वाला है। पुतिन एक रहस्यमयी व्यक्ति हैं। उनसे जुड़ी हर बात एक पहेली की तरह है। सच ये है कि उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी जितनी भी बातें दुनिया को मालूम है वो उनकी असल जिंदगी का 10% भी नहीं है। अगर हम अकेले उनकी संपत्ति की ही बात करें तो क्रेमलिन कहता है कि व्लादिमीर पुतिन को रशिया के राष्ट्रपति के तौर पर सालाना 1 करोड़ 26 लाख रुपए मिलते हैं। उनके पास 1600 स्क्वायर फीट और 800 स्क्वायर फीट के 2 अपार्टमेंट हैं और 3 गाड़ियां हैं। लेकिन एक अमेरिकी निवेशक बिल ब्राउडर ने साल 2017 में दावा किया था कि पुतिन के पास $200 बिलियन यानी 17,64,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। बिल ब्राउडर एक समय में रशिया के सबसे बड़े विदेशी निवेशक थे। साल 2017 में किए गए उनके दावे ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इस दावे के बाद व्लादिमीर पुतिन को दुनिया का सबसे अमीर राजनेता कहा गया, क्योंकि इस दावे ने मौजूदा वक्त में व्लादिमीर पुतिन को दुनिया का 7वां सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया है। पुतिन की संपत्ति को लेकर सिर्फ यही एक दावा नहीं है।
स्वीडन के अर्थशास्त्री और रशियाज क्रोनी कैपिटलिज्म के लेखक एंडर्स एस्लर्ड का दावा है कि पुतिन की संपत्ति करीब 11,47,000 करोड़ रुपए है और उन्होंने अपनी संपत्ति अपने परिवार, दोस्तों, बॉडीगार्ड्स और कुछ अन्य भरोसेमंद लोगों के हवाले की हुई है। साल 2022 में ब्रिटेन सरकार ने अपनी एक प्रेस रिलीज में दावा किया था 6700 करोड़ रुपए की एक याट और 8500 करोड़ रुपए का एक बंगला जिसका नाम प्यूतिन्स पैलेस है, वो पुतिन के ही एक करीबी आर्केडी रॉटनबर्ग के नाम पर है। ब्रिटेन सरकार ने इस प्रेस रिलीज में ये भी बताया था कि पुतिन अपने परिवार, दोस्तों और कुछ खास लोगों पर ही भरोसा करते हैं, इसीलिए पुतिन के पास जो संपत्ति है वो उन्होंने करीबी लोगों के नाम पर ही ली है। पुतिन की संपत्ति को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाती हैं। पिछले साल एक अमेरिकी मैगजीन फॉर्च्यून ने भी व्लादिमीर पुतिन के लग्जरी शौक और उनकी संपत्ति को लेकर कई दावे किए थे। पुतिन के पास महंगी घड़ियों का कलेक्शन है। पुतिन के पास जर्मन ब्रांड अलांगा एंड जोन की एक घड़ी है जिसकी कीमत है 4.5 करोड़ रुपए। इसके अलावा उनके पास फ्रेंच ब्रांड FP जोन की एक घड़ी है जिसकी कीमत है 90 लाख रुपए। वो स्विस ब्रांड पाटेक फिलिप की परपेचुअल कैलेंडर वॉच भी पहनते हैं जिसकी कीमत है 54 लाख रुपए। पुतिन लग्जरी घड़ियों के ही शौकीन नहीं है, उनके पास ब्लैक सी के किनारे एक बड़ा बंगला भी है। ब्लैक सी के किनारे पुतिन का 1,90,000 स्क्वायर फीट में फैला बंगला है जिसकी कीमत 12,348 करोड़ रुपए है। इसे पुतिन्स कंट्री कॉटेज कहा जाता है और इसे रशिया के सबसे बड़े घरों में शुमार किया जाता है। इस बंगले के रख रखाव का खर्च ही करीब 18 करोड़ रुपए सालाना है और यहाँ 40 से ज्यादा लोग काम करते हैं। इसमें एक स्विमिंग पूल है। इसके अलावा मेहमानों के लिए 27,000 स्क्वायर फीट में फैला गेस्ट हाउस है। इसमें म्यूजिक पार्लर, आइस हॉकी रिंग, लास वेगस स्टाइल का कैसीनो और एक नाइट क्लब भी है। इस बंगले के अलावा पुतिन के पास 19 घर, 700 गाड़ियां, 58 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर हैं। हालांकि पुतिन की संपत्ति को लेकर कभी भी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अलग अलग सोर्सेज से मिली जानकारी के आधार पर कई लोगों ने अपने अपने दावे किए हैं। राजीव जी, क्या आपकी क्या उम्मीदें हैं? अगर व्लादिमीर पुतिन जा रहे हैं नई दिल्ली तो आप क्या चाहते हैं और आप क्या बताएंगे भारतीयों के लिए? यहाँ पर आप कितने साल से यहाँ पर हैं? हम यहाँ पे 34 सालों से हैं। 34 साल से हैं और मुझे मतलब काफ़ी खुशी हो रही है कि आज के डेट में जो भी जितनी परेशानियां हैं यहाँ पे, इसके देखते हुए भी और पूरे वर्ल्ड में हम देख रहे हैं, उसके देखते हुए अगर पुतिन जी इंडिया जा रहे हैं इसका मतलब हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि शुरू से अगर आप देख रही हैं कि 67 और 66 से एक यहाँ पे कहावत थी कि हिंदू रूसी भाई भाई, इसको लेके अभी आज के डेट में अगर सही में मोदी जी पुतिन जी के भाई बन सकते हैं तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी मतलब ऑनर की बात है। और हम चाहते हैं कि जो भी आएगा, क्योंकि बहुत चीज़ें आज के डेट में जो हम यूरोप के साथ नहीं कर पा रहे हैं, जो उन्होंने रोक के रखा हुआ है, हमारी मतलब बिजनेस काफ़ी डिस्टर्ब हुई है इसमें देखते हुए भी, जो हम उम्मीद लगाएं कि अगर ये इंडिया से अगर शुरू हो जाए तो हमारे बहुत अच्छे होगा। क्या बात है। दिवेश जी, आप कुछ बताइए। आप भी सेफ फार्मा चलाते हैं, दवा को लेकर आप काम करते हैं, आपकी क्या उम्मीदें हैं? और देखिए, हमेशा कहते हैं कि चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो जो अपने आप में 25 साल से यहाँ सत्ता में, उनका एक कैरिज्मेटिक प्रेजेंस इस देश में है, वैसे ही वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म में है और कई बार दोनों देशों के रिश्ते में जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनका आपसी तालमेल बहुत मैटर करता है। आप उसको कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी। बहुत खुशी की बात है कि हमारा सबसे विश्वासी और सबसे पुराना दोस्त भारत जा रहा है। आपको पता है, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान को बांग्लादेश के लेकर के जब वार हुआ था, तो रशिया वाज द ओनली कंट्री जो हमारे साथ हमेशा खड़ा था। और अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने जो पड़ोसी देशों को जो परास्त किया है उसमें रशियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हमने। और विश्वास की जहां तक हम बात करते हैं तो इससे ज्यादा कोई विश्वासी देश नहीं हो सकता है। जब आपको मालूम है कि डिफेंस सेक्टर में जब हमने, एक तो कोई आपको टेक्नोलॉजी दे रहा है, आप साथ में मिलके आप बना रहे हैं, बहुत सारे देश से आप खरीदते हैं हथियार, बट आपको एक रिस्ट्रिक्शंस होता है कि आप इसको आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। बट रशिया एक ऐसा देश है जहां पे आपको ये परमिशन दे रहा है कि आप बनाने के बाद दूसरे देशों को भी बेच सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल्स ऑफकोर्स भारत जो है पूरे दुनिया में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। हमारी टेक्नोलॉजी पूरे, मुझे बहुत गर्व है कि मैं भारतीय हूं और देश सर्वोपरि है। भारत में बना हुआ वैक्सीन, लगभग 65% वैक्सीन पूरे दुनिया में जो इस्तेमाल होता है वो हमारे भारत देश में बनाया जाता है।
और भारत की जो फार्मा की टेक्नोलॉजी है वो ला करके हम अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके रशिया में बनाते हैं तो रशियन कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा हेल्प होगा, क्योंकि भारत हमें डिफेंस में हेल्प कर रही है। मुझे एज ए भारतीय रशिया को हेल्प करना चाहिए फार्मा में। फार्मास्यूटिकल्स $20 बिलियन का मार्केट है रशिया, पॉपुलेशन वाइज बहुत छोटा है, और अभी भी 70% जो है फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस यूरोप और अमेरिका को जा रहा है रशिया में। और ये रूसी सरकार की भी बहुत ही दिली इच्छा है कि भारत सरकार आकर के, भारत के बिजनेसमैन व्यवसायी आकर के और इस सेक्टर में 10 से 20% का योगदान करे, ताकि हम दोनों मिलके प्रोग्रेस कर सकते हैं। Let's begin with the fact that after 2022, the relations between Russia and the West significantly deteriorated. It seriously affected its political situation. It's also affected economic situation. Now Russia suffers from economic crisis, and it needs to overcome it. And India is most suitable way to overcome it because it has large-scale markets. Also, Russia pivot to the east is like the answer to the Chinese hegemony in the region because Interesting perspective. Yeah, please go ahead. Because Russia has to counterbalance Chinese dominance, and India is a good way to do it. So now we have good trade ties with India, primarily in defense and arms sector, but also we want to develop it in IT sector, in agriculture sector, in technology sector, and we continue to develop its ties. अब मैं आकाशदीप जी आपके पास आना चाहती हूँ। कई लोग ये मानते हैं कि अगर हम वाकई एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाहते हैं और नेटो और ऐसी चीजों को चैलेंज करने के लिए, तो रिक मतलब रशिया, इंडिया और चाइना का एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पावर बन सकता है। लेकिन चीन से जो हमारी दिक्कतें हैं वो है अपनी जगह पर, लेकिन अगर रिक को सक्सेसफुल करना है, ब्रिक्स को सक्सेसफुल करना है, तो आपको दोनों देशों को एक कमरे में बैठना होगा। ये एक तरीका है इसको देखने का। लेकिन रशिया और इंडिया, ये दो ताकत मिलकर क्या कर सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए, और आई एम श्योर आपको ये शहर बहुत सुंदर लगा बहुत होगा। सुंदर। तो देखिए क्या है कि जैसे मेरे दोस्तों ने यहाँ बताया, हमारा जो रिलेशनशिप है वो बहुत डीप रूटेड है, और हमारे पास बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ हमें काम करना चाहिए और हम लोग कर भी रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो विजिट है व्लादिमीर पुतिन जी का, ये 3-4 एरियाज में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस और बहुत अच्छे से इसको देखेगा। उनमें से एक है जो हमारी डिफेंस कोऑपरेशन है, उसको नेक्स्ट लेवल पे लाना, फ्रॉम एनर्जी सेलिंग ओनली टू मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और मुझे लगता है कि शायद सुखोई जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात जरूर होगी। हाँ। उसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है जहां रूस भारत से सीख सकता है, विच इज MSME सेक्टर। हमारे देश में 40 से 50% तक MSMEs का योगदान होता है इकोनॉमिक्स में, जबकि रूस में ये नंबर जो है वो 5-6 के आसपास है। तो बहुत बड़ा स्कोप है। उसके साथ साथ एड्यूटेक को हम अगर देखें, एग्रीटेक को देखें, तो बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे काम होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो इनिशियली जो हमारा रिलेशनशिप बढ़ा, जो G2G से मूव होके वॉर के बाद पहुंचा सैंक्शंस की वजह से, उसका हमें आर्किटेक्चर अब चेंज करके लॉन्ग टर्म पे लेके जाना चाहिए, और इसीलिए व्लादिमीर पुतिन जी जो हैं वो भारत गए। अब देखिए, आज हम यहाँ पर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये भारत दौरा कई मायनों में बहुत अहम है। इम्तिहान, वो इम्तिहान जो दोस्ती लेती है। भारत और रूस का ये रिश्ता, ये बॉन्ड कई दशकों का है, 70 साल पुराना है। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी समझना होगा कि न जाने कितने इम्तिहान आए, और उन इम्तिहानों की लिस्ट ही खत्म नहीं होती। और खास तौर पर रूस यूक्रेन की जंग के बाद, जब अमेरिका ने एक के बाद एक सैंक्शंस लगा दिए रूस पर, और पश्चिमी देशों ने जिस तरह से रूस की अर्थव्यवस्था की घेराबंदी की, नैतिक रूप से, राजनयिक रूप से अलग थलग किया, और दूसरी तरफ भारत, जिस पर यह आरोप लगा दिया ट्रंप सरकार ने कि आप कच्चा तेल खरीद कर आप रूस और यूक्रेन के इस युद्ध को आप फंड कर रहे हैं, और उसके बाद से जबरदस्त टैरिफ्स भारत पर लगा दिए। लेकिन कहते हैं कुछ दोस्तियां ऐसी होती हैं जो टूटने के लिए बनी ही नहीं होती, और शायद इसीलिए भारत और रूस का ये रिश्ता अडिग है,
मजबूत है और उसी दमखम के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर 4 और 5 तारीख को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच रहे हैं मॉस्को से, तो ये दोनों देशों के रिश्तों को और भी मजबूत करने की कड़ी में एक बहुत बड़ा अध्याय माना जा सकता है। किन क्षेत्रों में? एक तो ऊर्जा के क्षेत्र में, क्योंकि युद्ध के बाद भी अपनी स्थिरता को देखते हुए हम तेल सस्ते कीमतों पर रूस से खरीदते रहे, और दूसरी तरफ रक्षा के क्षेत्र में ऑपरेशन सिंदूर हो, क्या काम आया? वही S-400 सुदर्शन चक्र जो हमने रूस से खरीदा था, ब्रह्मोस मिसाइलें, Su-30 जिससे हमने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, और अब देखिए आने वाले वक्त में 5 और S-400 भारत खरीद सकता है ताकि हम आयरन डोम की तरह अपने देश को सरहदों पर सुरक्षित करें एयर डिफेंस सिस्टम से। और ये सारे रक्षा सौदे आज भी रूस के सबसे बड़े रक्षा आप समझ सकते हैं खरीदार के तौर पर भारत की अलग पहचान है, और इसीलिए आज पूरे विश्व की नजरें टिकी हुई हैं। आपको पता है अमेरिका से लेकर पश्चिमी देशों में पूरा यूरोप, अरब देश, सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर विश्व कूटनीति के मंच पर यह सबसे बड़ी बैठक बताई जा रही है। अगर व्लादिमीर पुतिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद किसी देश में पहुंच रहे हैं तो वो चाइना के SCO के बाद भारत है, और इसीलिए सबकी नजर टिकी हुई है कि क्या नए वर्ल्ड ऑर्डर का एक नया कैलेंडर भी साथ आ रहा है। क्या मल्टीपोलैरिटी में भारत और रूस ये मिलकर तय कर रहे हैं कि हम पश्चिमी देशों के दबाव में नहीं आएंगे, हम अपने देश के हित में जो हमें रक्षा सौदे करने हैं, जो हमें रिश्ते रखने हैं, व्यापारिक हो, कूटनीतिक हो, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए आज चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे खाड़ी देश हो, इन सब ने बहुत कड़ी निगाह बनाई हुई है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस भारत दौरे पर। ये है भारत और रूस का ये रिश्ता नाता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, और आज जब मैं रशिया में मॉस्को के इस रेड स्क्वायर पर मौजूद हैं, तो मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि भारत और रूस के रिश्तों की जड़ें कहां तक हैं। जी हाँ, ये दो ऐसे देश हैं जिनके बारे में कहा जाता है, अंग्रेजी की कहावत है ना, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जब जब जरूरत पड़ी, जब जब बड़े बड़े इम्तिहान हुए, तो दोस्ती काम आई। और इसीलिए हम कहते हैं कि दोस्ती इम्तिहान लेने वक्त काम भी आती है, और दोस्ती खुद भी इम्तिहान लेती है। आप देखिए कि रूस यूक्रेन जंग के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इसी के साथ साथ आप देखिए कि ट्रंप ने जो हम रूस से कच्चा तेल खरीद रहे थे, जिसकी वजह से इतने जबरदस्त टैरिफ्स हम पर लगाए, इन सब के बावजूद पहली बार उसके बाद, इन 3 बड़ी घटनाओं के बाद, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं। तो इस दोस्ती का इम्तिहान भी है। ये भारत और रूस को तय करना है, और खास तौर पर भारत को, कि हम अन्य कई पश्चिमी देशों की नाराजगी किस हद तक मोल लेने को तैयार हैं, मोल लेने को। वहीं दूसरी तरफ रूस इस रिश्ते में कितनी जान डालने की, या नए सिरे से और क्या कुछ भारत के लिए करने को तैयार है, इन सब का इम्तिहान होने वाला है। लेकिन हाँ, वही साथी है रूस जो हर मुश्किल वक्त पर, हर बड़े मंच पर भारत के साथ अटूट खड़ा रहा है, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। क्योंकि देखिए, कई रिश्ते आए, कई दोस्ती कई सारे ऐसे देशों के साथ हमारे हैं, लेकिन जो रिश्ता भारत और रूस के बीच का है, उसका कोई सानी नहीं है। आप सोचिए कि कच्चे तेल की खरीद को लेकर रूस से जो भारत पर जबरदस्त टैरिफ्स लगे, उसकी वजह से एक दबाव बनाने की कोशिश जरूर थी, एक आर्म ट्विस्टिंग की कोशिश हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ रूस को रूस यूक्रेन युद्ध के बाद लगातार पश्चिमी देशों के सैंक्शंस का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर आज भी रूस और भारत ये जानते हैं कि ये रिश्ता अडिग है, ये रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए, तो उसी भरोसे का ये आधार बनकर आगे ये रिश्ता जा रहा है। India, very, very tough, very, very tough. Putting secondary sanctions on India. We were not happy with them buying oil from Russia, because that lets Russia continue on with this ridiculous war where they've lost 1.5 million people. ये वो वक्त था
जब रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ चुका था। आप सोचिए कि कूटनीतिक रूप से बहिष्कार, आर्थिक रूप से घेराबंदी, नैतिक रूप से चारों तरफ से तिरस्कार, इन सब का रूस सामना कर रहा था। और ऐसे घड़ी पर भारत ने यह तय किया कि हम रूस को लेकर सख्त रुख नहीं अपनाएंगे। हम ये तय करेंगे कि भारत के हित में क्या है। अगर हमें रक्षा सौदे करने हैं, अगर हमें तेल के सौदे करने हैं, तो हम वो करेंगे, क्योंकि वो भारत के हित में है। और यही रूस के साथ ऐसे वक्त पर हमारा खड़ा रहना इस तरह से काम आया है कि रिश्ते में एक मजबूती आई। आप सोचिए कि अमेरिका ने तो 50% टैरिफ लगा दिया कि आप जो तेल रूस से खरीद रहे हैं उसकी वजह से यूक्रेन पर ये युद्ध रूस कर रहा है और यूक्रेन को तबाह कर रहा है। इन तमाम आरोपों को झेला, टैरिफ में इजाफा हुआ, लेकिन बावजूद इसके हम रूस के साथ अडिग खड़े रहे। और यही बताता है कि भारत अपने कूटनीतिक फैसले किसी के दबाव में नहीं लेता है, लेकिन हां, अगर कोई देश हमारे साथ खड़ा रहता है तो मुश्किल घड़ी में हम भी उसके साथ, मॉरल लेक्चर कोई कितना भी दे, खड़ा रहना जानते हैं।